नमस्ते। गर्भगाथा के इस एपिसोड में हमारे साथ है गार्गी यादव, जो कि बहुत समय से हमारी जान पहचान से है और उन्होंने खुद एमफार्म किया है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपने ही पूरी प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसमें बिल्कुल कम से कम दवाइयों से और बिल्कुल कम डिपेंडेंसी से, मतलब मेडिकल डिपेंडेंसी से उन्होंने अपने एक अभी उनका एक महीने का बेटा है, निर्वाण। और उनकी पूरी जो जर्नी है प्रेगनेंसी की वो बहुत मजेदार है सुनने में। तो आज उनसे हम सुनते हैं उनकी यात्रा के बारे में। तो गार्गी, आप अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताइए हमें। नमस्कार, मैं गार्गी यादव। जैसे स्नेहा जी ने बताया, मैं एमफार्म स्टूडेंट रही हूँ। फार्मेसी मैंने 6 साल किया है और फार्मेसी मतलब आप जानते ही है, दवाइयों का पूरा ज्ञान होता है। हाँ। जून 2020 में मुझे जुलाई 2020 में मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैंने उस टाइम पे ही सोच लिया कि मुझे बिल्कुल भी दवाइयों की डिपेंडेंसी नहीं लेनी है और पूरी प्रेगनेंसी में मुझे जो नेचुरल हमारे होम जैसे घर में ही अवेलेबल चीजें हैं या फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, बस उस तरीके से ही मुझे अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ना है। हाँ। तो आप सब जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से हमको नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। हाँ। तो उस टाइम पे कई मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों ने बिल्कुल मेडिकल डिपेंडेंसी नहीं ली, जिसमें आप भी हैं। तो सबसे मैंने सलाह ली और फिर उस तरीके से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कंफर्म किया कि प्रेगनेंसी है। उन्होंने सबसे पहले मुझे फॉलिक एसिड टैबलेट्स लिख के दी और प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हॉर्मोन्स की टैबलेट लिख के दी। तो मुझे लगा कि हमेशा से प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो है नहीं, वो एक नॉर्मल मतलब वो बीमारी नहीं है, तो उसको बीमारी की तरीके से नहीं लेना। और मेरा बॉडी अपने आप ही अगर प्रेगनेंसी रही है तो उसे सपोर्ट करने के लिए वो हार्मोन सिक्रीट करेगा ही करेगा। और 100 में से 90% लेडीज को हमेशा ऐसा होता ही है कि बॉडी ही हार्मोन सिक्रीट करती है। तो मैंने वो जो मेडिसिन थी वो नहीं ली और फॉलिक एसिड का सब्स्टिट्यूट था पोमीग्रेनेट जूस। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया, पोमीग्रेनेट जूस लेना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा आयरन मेरे बॉडी में रहे इसलिए मैंने बीटरूट जूस भी स्टार्ट कर दिया। और जो वॉमिटिंग, नोजिया ये सब रहता था उसके लिए बेस्ट जो मुझे लगा, तो रात को सौंफ भिगो देती थी मैं और सुबह उसका पानी पीती थी और सौंफ को चबा के खा जाती थी। और ये चीज मुझे काफी हेल्पफुल रही उस चीज को कोप अप करने में। हाँ। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर आया। सेकंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने कैल्शियम की मेडिसिन और ऐड की। तो कैल्शियम के लिए मुझे लगा कि बेस्ट जो सोर्स है वो चूना है। हाँ। और मुझे कोई ना स्टोन का प्रॉब्लम था या कोई प्रॉब्लम फिजिकल था नहीं, तो मैंने अनार के जूस में गेहूं के दाने जितना चूना डाल के उसको घोल के हर रोज पीना शुरू किया और ऐसा मैंने 2 मंथ्स तक जारी रखा। तो उस हाँ। वजह से मेरे बॉडी में कैल्शियम भी अच्छे मात्रा में रहा। फिर जो दूध है, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर है, डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया, लेकिन मैंने उसकी जगह सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके और उसका पाउडर बना दिया और उसको दूध में लेना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे आगे जर्नी बढ़ती गई। थर्ड ट्राइमेस्टर आया, उसमें मेथी बहुत ही लाभदायी होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने रात को मेथी के दाने भिगो देती थी और सुबह उसका पानी पी जाती थी और उन दानों को कच्चा चबा के खा जाती थी। ये चीज आगे लैक्टेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो इस तरीके से मैंने मैक्सिमम पूरा का पूरा जो घर पे चीजें अवेलेबल होती हैं उनका ही सहारा लिया। और ऐसे पूरे 9 मंथ्स मैंने सिर्फ एक बार मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा। तब तब डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था और सिर्फ एक बार ही सिरप लिया था मैंने, बस। बाकी तो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली
और बहुत सक्सेसफुली मेरा प्रेगनेंसी का पीरियड अच्छी तरीके से गया। डॉक्टर सामने से बोलते थे कि आपका हीमोग्लोबिन आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। जनरली लेडीज में एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में, आपका हमेशा 11-12 के अराउंड रहा है। तो मैं उनको भी बोलती थी कि मैं पालक का सूप पीती हूँ, बीटरूट जूस पीती हूँ, और लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें घी और गुड़, मतलब खाने में घी और गुड़ का मैंने एक छोटी मात्रा में खाना रखा था। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन लेने से ही हम प्रेगनेंसी में सरवाइव कर पाते हैं। और मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो मुझे पूरे दिन मेरी बैंक में हूँ, सिटिंग जॉब है, और इतना रेस्ट, दोपहर को रेस्ट या ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और फिर भी उस टाइम पे वहां भी मैंने सरवाइव किया। और जब मेरा बेबी बॉय हुआ तो मतलब अभी भी उसको देखते हैं सब, तो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा काफी स्ट्रांग है, तुमने क्या किया है तुम हमको बताओ। तो मैं हाँ सबको बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं किया मैंने, जो घर पे अवेलेबल था वही मैंने पूरी प्रेगनेंसी में खाया। अभी हाँ। मेरी डिलीवरी की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। डिलीवरी की स्टोरी मेरी काफी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली सब में ऐसा ही मिथ होती है कि आपकी जो वाटर बैग है, पानी की झिल्ली है, वो ब्रेक हो जाती है, मतलब तुरंत पानी बह जाता है, आपका बेबी सूख जाता है और आपको सिजेरियन का चांसेस बढ़ सहारा जाए। लेना पड़ता है। और जनरली डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि अरे आपकी वाटर बैग ब्रेक हो गई है, आपको सीजर ही करवाना पड़ेगा। जिस दिन मेरा बेबी का बर्थ हुआ उस दिन तकरीबन सुबह 5 बजे मेरी वाटर बैग ब्रेक हो गई थी, और उसमें से कांस्टेंट पानी लीक होना शुरू हो गया था। अभी यही एक्सपीरियंस मेरी मम्मी के साथ भी हो चुका था। हाँ तो उन्होंने बताया कि कोई जरूरी नहीं है वाटर बैग ब्रेक होती है, उसके 24 आवर्स तक अगर लेबर नहीं आता है तो ही हमको आगे कुछ एक्शन लेने कुछ पड़ते हैं, अदरवाइज 24 आवर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने वेट किया 2 आवर्स के बाद मुझे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ 7 बजे के आसपास। अभी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ उसके बाद मैंने मन में ठान रखा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, हाँ नेचुरल वे में ही मुझे अपने चाइल्ड को इस वर्ल्ड में लाना है। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, मैंने वेट किया, मैंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 7 बजे आया, फिर 1 आवर में दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आया। मैंने फिर देखा, फिर मैंने वॉकिंग करना शुरू कर दिया घर में। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि शायद आज भी हो सकता है या एक दिन में भी हो सकता है, जितना मैं एक्टिव रहूंगी उतना जल्दी मुझे डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं घर में वॉकिंग करती रही। फिर मुझे हाफ एन आवर में कॉन्ट्रेक्शन आए, और धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड कम होते होते 15 मिनट 10 मिनट ऐसे होता गया। वो पूरे टाइम पे मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती रही, स्क्वाट पोजीशन में आती रही। और एक सबसे सही बात मुझे जो लगती है कि आप अपने जो क्लोज हैं, जैसे मम्मी है या आपके हस्बैंड है, उनका हाथ पकड़कर नीचे बैठते हैं, ऊपर उठते हैं, नीचे बैठते हैं, वो आपको बहुत ही सही रहता है, क्योंकि वो एक वार्म फीलिंग भी हमारे पास रहती है कि भाई मैं मतलब मम्मी आपको कहती है, आपके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ है। तुम सरवाइव कर सकते हो। और हाँ आप उस पोजीशन में एक्सरसाइज भी कर रहे हो, नीचे बैठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, मतलब आपका कॉन्ट्रेक्शन है वो सपोर्ट हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन को सपोर्ट कर रहे हो आप। तो ऐसे मैं अपनी मदर का हाथ पकड़ के नीचे बैठती थी, ऊपर उठती थी, ऐसे करती रही। ऐसे करते करते अ, ऐसा टाइम आ गया कि कॉन्ट्रेक्शन मुझे 5-5 मिनट में फील होने लगे। घर से हॉस्पिटल नजदीक था, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई। वहां पे डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने बोला 50% आपका यूट्रस डायलेट हो चुका है और आपको कभी भी डिलीवरी आ सकती है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि हॉस्पिटल जाते ही मुझे कांस्टेंट पेन आना शुरू हो गया, हाँ, और मुझे जो ऑक्सीटोसिन लास्ट के जो स्टेज होता इंजेक्शन है है, वही वही आ हाँ गया था जब आप वही हॉस्पिटल वही आ पहुंचे। गया। और ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शंस हैं वो नहीं लेने पड़े, हाँ मुझे वो नहीं। डायरेक्टली लेबर रूम में ले गए वो लोग। और मुझे सिर्फ 2 बार पुश करना पड़ा, हाँ और थर्ड टाइम पुश में मेरा बेबी डिलीवर हो गया।
अभी ये जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में मैंने अपने आप को काम इस तरीके से रखा कि मैं म्यूजिक, जब कॉन्ट्रेक्शन आ रहे थे तब मैं कान में ईयरफोन डाल के म्यूजिक सुन रही थी। जो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने वही किया था। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने म्यूजिक सुना था, शास्त्रीय संगीत, फिर कबीर जी के दोहे हैं, नानक जी के दोहे हैं, जो मुझे अच्छा लगता था। सूफी म्यूजिक था वो अच्छा लगता था, तो वो सुनती थी। और उसके अलावा मैं मेडिटेशन और प्राणायाम भी करती थी, वो मैंने रेगुलर रखा था ये चीजें। तो मेडिटेशन और प्राणायाम ने मुझे बहुत ही हेल्प करी है इस नॉर्मल डिलीवरी में। जब चाइल्ड डिलीवर हो रहा होता है तब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, तब हमें कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। लेकिन मेडिटेशन की वजह से ऐसा था कि मैं एकदम शांत थी और मन में बस एक ही चीज आ रही थी कि मैं अपने चाइल्ड को कह रही थी कि वेलकम टू द वर्ल्ड, आपका इस दुनिया में स्वागत है, आप आ रहे हो मेरी गोद में, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अंदर इतने टाइम से अंदर थे, अब आप नई दुनिया में हो। तो ये सब अच्छी अच्छी फीलिंग मुझे उसके लिए आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का ही वो था कि मैं उस टाइम पे अपने आप को इतना काम रख सकी। प्लस म्यूजिक भी बहुत ही इफेक्टिव रहा। पूरे 9 महीने की उसमें मैंने अलग अलग एक्टिविटीज भी की थी। कभी स्केचिंग करती थी, कभी क्राफ्टिंग भी किया, फिर म्यूजिक भी सुनती थी, गाती भी थी, और अलग अलग एक्टिविटीज मैं करती रही। प्लस घर का जो नॉर्मल काम होता है, खाना बनाना, अपने लिए जूस बनाना, ये सब मैं खुद ही करती रही। वॉकिंग मैंने लास्ट मंथ तक छोड़ा नहीं, लास्ट मंथ तक मैं वॉकिंग करती रही। वो इनफैक्ट बहुत जिस हेल्प दिन करता मेरी है, वॉकिंग तो बहुत हेल्प बहुत करता है। हेल्प बहुत हेल्पफुल है। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उसके पहले के दिन मैं 2 to 3 किलोमीटर चल के आई थी। तो मुझे लगता है कि वो जो वॉकिंग किया था मैंने, उसका बहुत असर हुआ। क्योंकि उससे एक और स्टेमिना चीज, बढ़ता है, स्टेमिना हाँ, बढ़ता है। बहुत जब बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टेमिना, आता है उस टाइम पे स्टेमिना की जरूरत होती है। तो एक तो प्राणायाम और वॉकिंग, दोनों चीजें उस टाइम पे वॉकिंग बहुत काम में आती है। बहुत काम लगती है। जब डिलीवरी हो रही होती है तब ब्रीदिंग जो होता है, प्राणायाम हाँ का सबसे बड़ा रोल ब्रीदिंग में रहता है कि हाँ आपको ब्रीदिंग ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड लेना है। हाँ, और वो ब्रीदिंग को रोक के रखने की जो वो है, वो प्राणायाम की वजह से ही आप कर कर पाते हैं। सकते हैं। तो मेनली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एक है प्राणायाम, एक है मेडिटेशन, और एक्टिविटी हमेशा रहना। ये अगर 3 चीजें हैं, और घर का जो भी, विदाउट मेडिसिन आप फूड ले रहे हो, तो आप नेचुरल वे में आगे बढ़ ही पाएंगे। ये 4 चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। प्लस मैं आपको ये बताती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में मुझे 2 बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मुझे बोला, जब मेरा 4th मंथ कंप्लीट होके 5th मंथ शुरू होने वाला था, तो हम्म। डॉक्टर ने बोला आपका बेबी नीचे की साइड आ गया है, हम्म। सर्विक्स लेंथ आपकी कम हो गई है, तो हाँ। आपको रेस्ट लेना होगा। अब उस टाइम पे थोड़ा मेरे लिए टेंशन वाली मोमेंट हो चुकी थी। फिर हम्म। मैंने अपने आप को शांत किया और सब लोगों से सलाह ली, जो मेरे आसपास के लोग थे, जो इस प्रेगनेंसी के उसमें गुजर रहे थे या गुजर चुके थे। तो सबने मुझे समझाया कि बस शांत रहो, रेस्ट रेस्ट जितना हो सके उतना करो। और कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि अगर आपका सर्विक्स लेंथ कम हो जाता है तो आपको अर्ली डिलीवरी या प्री मैच्योर प्री टर्म हो ही जाती है। ऐसा हम्म। नहीं है। उस टाइम पे मैंने 4 to 5 डेज का रेस्ट लिया और फिर से मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब 8th मंथ चल रहा था, तब भी फिर से मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, तब भी डॉक्टर ने वही कहा कि आपका सर्विक्स लेंथ बहुत कम हो चुका है और आपको प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं। हम्म। तो उस टाइम पे फिर बाद में मैंने 8 मंथ कंप्लीट ही होने वाला था, तो हम्म। मैंने फिर मैटरनिटी ले ली और फिर घर हम्म। पे आके मैं रेस्ट लेने लगी। लेकिन मैंने कंप्लीट रेस्ट कभी नहीं लिया, वॉकिंग तो मैंने चालू ही रखी और उसके साथ म्यूजिक और ये सब एक्टिविटीज करती रही। तो हम्म। कोई भी, जब प्रेगनेंसी होती है तब 4 अलग अलग तरह की बातें होती है। आपको स्ट्रेस बहुत आता है, फर्स्ट टाइम होता है तब तो बहुत ही आपको लगता है कि ये हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया। तो सबसे जो अच्छे से चाइल्ड चाइल्ड का डेवलपमेंट और डिलीवरी की है कि आप बिल्कुल खुश रहें, शांत रहें, अपने आप को एकदम अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज रखें
और बस आप इस तरीके से विदाउट मेडिकल ज्यादा मेडिसिन के घर का ही शुद्ध खाना खाते रहें और खुश रहें, सबसे बड़ी बात। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि 9th मंथ शुरू होते ही देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी मैंने ऐड करके हर रोज रात को लिया करती थी। वो भी मुझे डिलीवरी में बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो ये चीज भी एक लास्ट दिनों में भी करने वाली बहुत सारी चीजें होती है ना, कुछ ऑयल भी लेते हैं हम। हाँ। जैसे तिल का तेल है, उसको भी लास्ट 15 डेज में अपनी दाल के साथ मिक्स करके हम ले सकते हैं, ताकि उसकी वजह से थोड़ा स्मूथनेस भी बढ़े और थोड़ी गर्मी, उस टाइम पे गर्मी चाहिए तो उस टाइम पे वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो तिल का तेल ले सकते हैं। वैसे बहुत सारी लास्ट डे करने वाली चीज है। कॉन्ट्रैक्शंस जब आ रहे थे और मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो हमारे पड़ोस में एक दादी है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप इसको सौंठ, गुड़ और घी के लड्डू बना के खिलाओ। और वो जब मैंने खाए उसके बाद मुझे कांस्टेंट लेबर शुरू हो गया और मुझे इंजेक्शन नहीं लेने पड़े। तो ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है। जब भी आपको एकदम लास्ट स्टेज के कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, तब अगर आप ये खाते हैं तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ, तो मतलब एक ये है, और उसके साथ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब चाय पीते हैं, लास्ट में एक चाय पीते हैं, मतलब कुछ लोगों को अगर चाय की आदत है तो चाय के अंदर ये सौंठ है और फिर जो गरम मसाले थोड़े से है वो उसके अंदर डाल के फिर वो 1 कप चाय पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। दूसरा मुझे और एक क्वेश्चन आपसे ये है कि पूरी प्रेगनेंसी का जो टाइम था, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ऐसे जो मोमेंट्स है आपको जो याद है, जो अभी भी आपका बेटा निर्वाण अभी भी याद करता हो? मतलब आप आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जो आप उस टाइम पे भी जो कर रहे होंगे, जो अब आपके सामने है निर्वाण, जब तो आप देखते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप जिसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं, आपने म्यूजिक किया, स्केचिंग किया, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज की, तो अब जब आप आपके सामने आपका बेटा है और उनके साथ आप कर रहे हैं, जब देखते हैं तो क्या आपको लगता है? मतलब उसका इफेक्ट है कि जरूर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट है। एक तो ये भी है कि मैं गर्भ संवाद करती थी, उसके साथ बातें करती थी। हाँ। और लास्ट लास्ट जब दिन थे तब तो बहुत बातें करती। मैं उसको बोलती थी कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू कुदरत जैसे चाहती है ऐसे ही तू इस दुनिया में आए। मैं नहीं चाहती हूँ कि तू सिजेरियन या कोई ऐसी उससे आए। तो जब ये मैंने फील किया, खुद ही फील किया कि जब डिलीवरी हो रही थी तो वो भी इतना ही अपना एफर्ट लगा रहा था बाहर आने को। मतलब मेरे पेट के ऊपर से दिख रहा था कि बेबी नीचे की साइड मूव कर रहा है। तो वो भी एक बहुत ही ताजुब की बात थी मेरे लिए, लेकिन ये सच में सही है। और एक और चीज है, जब भी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं कुछ सॉन्ग्स थे, जैसे कबीर जी के गीत थे, वो बहुत सुनती थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे सुनने। तो अभी भी मैं जब उसको फीड करवाती हूँ तब धीरे धीरे हल्के से गुनगुनाती हूँ वो। और जब भी मैं वो गुनगुनाना शुरू करती हूँ, वो 2-3 सेकंड के लिए पॉज लेता है, ऐसे ऐसे आंखें उठा के यूं देखता है और फिर बाद में फिर से फीड करना शुरू करता है। ऐसा लगता है जाने वो सच में सुन रहा है वो चीजें, ऐसा फील होता है। और अभी तो वो 1 मंथ से ऊपर हो गया है, तो हम जब उसके साथ बातें करते हैं तो वो ऐसे सिर हिला के या मुंह के थ्रू रिस्पॉन्ड भी करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज सच में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आपकी बेबी में आप वो डिफरेंस देख पाएंगे कि हाँ उसने आपने जो बोया था वही पाया है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा आपके साथ संवाद। और गार्गी जी, एक और बात है कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे ध्यान रखने होते हैं बेबीज के।
तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हम अगले एपिसोड में उसको रखते हैं। तो आपके साथ बात करके बहुत हमें अच्छा लगा। और जैसे गर्भगाथा में हम बोलते हैं कि सारी जो चीजें हैं जो हम यहाँ पे बताते हैं वो डायरेक्टली आप उसको इस्तेमाल करें ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक का शरीर अपने तरह से काम करता है। तो पहले अपने घर पे अपने बड़ों से पहले पूछे, क्योंकि हर एक इलाके का मतलब जिस प्रदेश में आप रहते हो उस प्रदेश का अपना खुद का खाना कुछ तय रहता है। तो अपनी दादी से नानी से कुछ पूछ के और कुछ लोगों से पूछकर आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि अपने खाने में कुछ बदलाव लाए, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। विदाउट मेडिसिन भी आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बस हमारा यही एक एफर्ट है जिसको आपको हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपने हमारी जितनी बात सुनी उससे हम आगे भी ऐसी बातें करते रहेंगे, और गार्गी जी से अगेन हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।